अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 9 रहता है वो और 10 कंप्लीट करना है। और मैंने कल भी ये चीज़ बता दी थी कि आज की जो क्लास है उसका कोई एंड टाइम डिसाइड नहीं है कि कब तक हमारी ये क्लास चलती है। बट हम अलबत्ता ये ज़रूर बात कह सकता हूँ कि आज तब तक हमारी क्लास चलती रहेगी जब तक हमारा ये सिलेबस आज कंप्लीट नहीं हो जाता, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। तो जरी सी बात है, कल हम लोगों ने जहां पे छोड़ा था वो वेव फ्रंट्स थे। जरा ध्यान से, एक बहना ने कल कमेंट किया हुआ था कि सर का पता नहीं चलता कहां से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बेटा पता नहीं कहां से स्टार्ट करता हूं, जहां से भी स्टार्ट करता हूं वो सामने लिखा जरूर होता है। सो एन इमेजिनरी सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स एन imaginary surface on which all the points have same phase of vibration, किसी भी लाइट सोर्स के अराउंड जब स्ट्रेट वेव फ्रंट्स या प्लेन वेव फ्रंट्स या स्फेरिकल जो वेव फ्रंट्स बनते हैं उनको वेव फ्रंट ही है, वही बात कर दी। आपके पास एक इमेजिनरी सरफेस को ड्रॉ किया जाता है ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। उसको हम नाम देते हैं वेव फ्रंट का। दो तरह के वेव फ्रंट है आपके पास, प्लेन वेव फ्रंट और सेकंड आपके पास आ गया मेरा बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट। जहरी सी बात, उनके नामों से ही ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लेन वेव फ्रंट किसे कहेंगे और स्फेरिकल वेव फ्रंट किसे कहते हैं। अब मेरा बेटा कोई भी लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स के अराउंड कोई जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे जहां पे तमाम, मैं क्या लिख सकता हूं, ये इसका फेज ऑफ वाइब्रेशन है। हर फेज ऑफ वाइब्रेशन, हर वेव फ्रंट एक सेकेंडरी वेव फ्रंट का न्यू सोर्स होता है, एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ कर देता है। ऐसे आपके पास इसी तरह किसी भी सरफेस के ऊपर ये प्लेन वेव फ्रंट, सीधे से वेव फ्रंट पास आउट हो रहे हैं, इन्हें हम प्लेन वेव फ्रंट का नाम दे देंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट जैसे कि किसी भी स्फेरिकल शेप की फॉर्म में इस तरह आ रहे हैं आपके पास, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो हमारे पास कर्व वेव फ्रंट्स को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का नाम भी देते हैं। हम लोग कमेंट्स मेरे सामने नहीं आ रहे जरा। ये जरा इनके कमेंट सामने करना। ठीक है। अब मेरा बेटा इस कर्व सरफेस को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, लेकिन ये कर्व सरफेस जब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधी लाइन हो जाए, उसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। अब मेरा बेटा इमेजिनरी सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे ये मैं बात करने लगा हूं, एक एमसीक्यू है जरा छोटा सा, इसका आंसर बताइएगा। Near a source, we always have, near a source, we always have, सोर्स के करीब किस किस्म का वेव फ्रंट होता है? वेव फ्रंट्स
while जबकि at infinity we all at infinity we always have अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स वेव फ्रंट्स। पहली बात तो ये चीज़ याद रखिए कि बेटा जब भी किसी सोर्स ऑफ लाइट के करीब की बात करें, जैसे कि ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ये वेव फ्रंट बना, ये वेव फ्रंट बना, उसका सेकेंडरी ये बना, जैसे जैसे ये दूर जाता जा रहा है ये कर्व आपके पास बिल्कुल थोड़ा सा सीधा होता जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस आपका जो स्ट्रेट वेव फ्रंट है वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोज टू द लाइट सोर्स प्लेन आप बात करो वेव फ्रंट की, तो आपके पास मेरा बेटा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो सबसे पहले तो आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, दो चीजें पूछी गई हैं। एक इसका सबसे पहले नियर अ सोर्स, तो नियर अ सोर्स फिर कौन सा आपके पास आएगा मेरा बेटा, स्फेरिकल। और एट इन्फिनिटी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाके फिर जारी सी बात है ये स्ट्रेट वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड वन आपके पास क्या आ गया, स्ट्रेट वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं प्लेन वेव फ्रंट का। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। नियर अ सोर्स किस तरह का वेव फ्रंट होता है, एमसीक्यू। और ये कमेंट शो नहीं हो रहे सर प्लीज। अब यहां पे किसी ने ये इंडिकेट करना हो कि कौन सी लाइंस आपके पास स्ट्रेट वेव फ्रंट को शो कर रही हैं और कौन सी लाइंस आपके पास प्लेन वेव फ्रंट को। अगर आपके पास पैरेलल लाइंस आ रही हो, इस तरह हो या वो इस तरह हो, तो ये पैरेलल लाइंस आपके पास इंडिकेट होंगी कि ये पैरेलल लाइंस किसको डिनोट कर रही हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट को, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट को। लेकिन अगर लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, अगर लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये जो आपके पास फिर वेव फ्रंट होंगे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। जैसे कि किसी भी लाइट सोर्स से इस तरह से अगर लाइट रेज निकल रही हैं तो ये सारी लाइंस पैरेलल नहीं है, तो यहां पे फिर आपके पास कौन सा वेव फ्रंट आएगा बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। Because the lines are not parallel to each other. If the lines are parallel to each other, it means the wavefront is plane wavefront. और अगर lines parallel नहीं है तो आपके पास वो spherical wavefront होगा। आगे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, How to convert a plane wavefronts into spherical wavefronts? हम plane wavefronts को spherical wavefronts में कैसे बदल सकते हैं? How to convert straight wavefront into spherical wavefront? हम कैसे इनको तब्दील कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा। मेरा बेटा आपके पास लाइंस अगर पैरेलल हो, जैसे कि ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स हैं, इन स्ट्रेट वेव फ्रंट्स को आप कर्व में, बल्कि ऐसी लाइंस में बदलना चाह रहे हो जो कि पैरेलल नहीं है, मीन के स्फेरिकल वेव फ्रंट में लाना चाह रहे हो, तो आप यहां पे क्या यूज कर लेंगे, एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका इस्तेमाल कर लेंगे मेरा बेटा, कन्वेक्स लेंस का। जब आप इनके बाद में कन्वेक्स लेंस का यूज करोगे तो ये रेज इस तरह हो जाएंगी। सो दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट और प्लेन वेव फ्रंट को बदल दिया, तब्दील कर दिया आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट में। ये चीज क्लियर होगी कि हम कैसे
कर सकते हैं स्ट्रेट वेव फ्रंट्स को स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में? किसके? बाय यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो सारी चीजें कहां पे आके मिलती है? इसको फोकस कहते हैं। अब इसका उलट करने के लिए दोबारा से चीज को फोकस पे रख दें, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं इसी प्रोसेस को उलट करने से, उल्टा करने से, रेस इधर से इधर करने से, कि आपका ये जो वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये किसमें बदल सकता है आपके पास मेरा बेटा? स्ट्रेट वेव फ्रंट में। ओके, अगला बड़ा टॉपिक मजेदार है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में क्या चीजें जरूरी होती हैं और क्या चीजें जरूरी नहीं होती। इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आपके एंटी टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में सबसे पहले कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। बोर्ड मार्कर भी चेंज करते हैं और कमेंट्स मेरे सामने। फिलहाल मेरा बेटा आप लोग कमेंट ना करें कि शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से कमेंट अभी सामने नहीं आ रहे, तो फिलहाल हम उसको चेक कर रहे हैं। तो जरा देखें। सबसे पहले बेटा इंटरफेरेंस, डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए, क्लियर इंटरफेरेंस के लिए क्या शराइत हैं, क्या शर्त होनी चाहिए? पहली शर्त तो जनाब ये है कि आपके पास रे मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। जिस लाइट रे का यूज करें, रे मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक का भाई मतलब क्या होता है? मीन सेम कलर एंड सिंगल वेवलेंथ। मीन ऑफ सेम कलर भी एक हो और वेवलेंथ भी सिंगल हो, एक ही वेवलेंथ। यहां से ये चीज तो क्लियर होती है मेरा बेटा कि दोनों इन फेज होंगे, मतलब दरमियान में कोई एंगल का भी चेंज नहीं आएगा। इधर दे आर इन फेज, मतलब जो फाई की वैल्यू है वो भी 0 डिग्री है। एक कंडीशन तो ये होगी कि किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न को क्लियरली देखने के लिए उस लाइट सोर्स का मोनोक्रोमेटिक होना जरूरी है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सेम कलर और सेम कलर के साथ साथ सिंगल वेवलेंथ और दोनों क्या हो? इन फेज हो। उसके बाद रेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट में ये चीज ही आ जाती है कि या तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो, या फिर जितना भी फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, वो बदले ना। इधर दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जिस लाइट की आपने इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करना है या पढ़ना है। उसके बाद मेरा बेटा ध्यान से इस बात का जवाब दीजिएगा। अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए, फॉर विच ही टुक 2 बल्ब्स, वन रेड एंड अदर ग्रीन। स्टूडेंट के पास 2 बल्ब हैं, एक बल्ब रेड है और दूसरा ग्रीन है। इनसे निकलने वाली लाइट से वो इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखना चाह रहा है। तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड? यहां पे कोई स्क्रीन है, स्क्रीन पे वो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना चाह रहा है। वही इंटरफेरेंस के लिए आपने कहा रेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, सेम कलर। यहां पे एक रेड है और दूसरा ग्रीन है। इट मींस कि यहां पे किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस शो नहीं होगी। तो आप यहां पे लिखोगे द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व नो इंटरफेरेंस। द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व
नो इंटरफेरेंस, स्टूडेंट किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरे मैं ये कंडीशन रख दूं कि एक अगेन एक स्टूडेंट यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके पास अब जो दोनों बल्ब हैं वो दोनों सेम कलर के हैं, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, क्या इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको नजर आएगा? नहीं जनाब, इंटरफेरेंस का पैटर्न नजर नहीं आएगा, बिकॉज द रेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, कि ये रेज कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट होने के लिए उन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, और ना ही ये सिंगल सोर्स है। यहां पे तो दो सोर्स इस्तेमाल किए गए, तो कोहेरेंट के लिए का मतलब भी क्या होता है बेटा? सिंगल सोर्स हो, फेज डिफरेंस उनका सेम हो, या फिर आपके पास कांस्टेंट हो, तो वहां पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखते हैं। तो यहां पे दो सोर्सेज आ रहे हैं, एक सोर्स नहीं, तो इसका मतलब यहां से भी आपको किसी किस्म का कोई भी इंटरफेरेंस का पैटर्न नजर नहीं आएगा। अब सिंगल सोर्स का एडवांटेज क्या होता है? सिंगल फोर्स का जो एडवांटेज है मेरा बेटा वो ये होता है कि अ सिंगल सोर्स ऑलवेज हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अ सिंगल फोर्स या सिंगल सोर्स ऑलवेज हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इसलिए हम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक होता है, और क्लियर पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस को भी इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, अगला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करना शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल साइड पे हो जाता, कुछ आप लोगों ने नोट वगैरह करना है तो कर ले। The first scientist who proved the wave nature of light was Young. He did this experiment named फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने प्रूव किया था वेव नेचर ऑफ लाइट का, ये चीज हमेशा काबिल गौर है कि फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट। उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मेरा बेटा, वो एक्सपेरिमेंट आपका क्या कहलाता है? स्लिट एक्सपेरिमेंट। बी ऑप्शन मेरे पास आ गया मेरा बेटा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंड सी ऑप्शन मेरा बेटा आ गया आपके पास, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्या आंसर आएगा बेटा? सबको पता है कि यहां पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद मेरा बेटा अगला क्वेश्चन जिसमें बहुत से लोग हमेशा गलती करते हैं, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वाज। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को YDSC से ही लिख देते हैं। इन YDSC
द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वॉज, the process taking place was, पहला एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या है, इंटरफेरेंस। सब यही चीज कहेंगे कि यार इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं आता है, तो यही सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा बेटा। आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो ये बनता है, बोथ ए एंड बी। इंटरफेरेंस भी होती है और डिफ्रैक्शन भी होती है। हाँ, अगर ये चीज पूछा जाता, द इन YDS द प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन वॉज, द प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन वॉज, वो कौन कौन सा है मेरा बेटा आपके पास, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वही ऑप्शन। तो अब आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो डिफ्रैक्शन भी हो रही है और इंटरफेरेंस भी हो रही है, जैसे कि आप लोगों ने यही चीज पढ़ी हुई थी। दो स्लिट्स हैं आपके पास, लाइट रेस यहां से बेंड हुई, डिफ्रैक्ट होगी, और जहां पे मिल रही है स्क्रीन के ऊपर, वो आपका इंटरफेरेंस है। वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। मेरा बेटा जरा रुकिएगा, बोर्ड मार्कर भी चेंज करते और पानी भी पिलाना। पानी पिलाना। ओके मेरा बेटा, अब मजेदार क्वेश्चन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के शुरू होने वाले हैं। वही मेरा बेटा, वही चीज़ें दोबारा आ जाएंगी। कौन सा कंस्ट्रक्टिव के लिए फार्मूला यूज़ किया जाएगा, पाथ डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आएगा। तो आपके पास यहाँ पे दो स्लिट्स हैं, इन दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास स्क्रीन है जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करते हैं। लाइट ट्रे 1 है, वो इधर चली गई। इसी तरह आपके पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाइट आ रही है, वन और 2, और उसके बाद हम बात करेंगे 3 और 4 की। लेकिन एक चीज देखो कि अगर इन दोनों के दरमियान देखा जाए, इन दोनों के दरमियान ओरिजिनल पाथ या पाथ का किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जब ये चीज पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास यहां सेंटर में, यहां पे सेंटर में, एट सेंटर
डेल्टा एस जिसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, ये किसी किस्म का नहीं होता, बिल्कुल सेम आ रहे होते हैं, इनमें किसी किस्म का कोई पाथ डिफरेंस जनरेट नहीं होता। हाँ, फिर इसके बाद हम 1 और 4 का 1 2 और 1 और 3 का या फिर 2 और 4 का कंपैरिजन करें तो पाथ डिफरेंस आता है। लेकिन अगर 1 और 2 का देखा जाए तो दरमियान में किसी किस्म का कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा। जब पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 0 आ जाएगी। जब डी साइन थीटा आपके पास 0 आएगा तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो सेंटर है वो ब्राइट होगा। सेंटर ऑफ वाई डी एस इज ऑलवेज ब्राइट। सेंटर ऑफ वाई डी एस इज ऑलवेज ब्राइट, ये हमेशा आपके पास मेरा बेटा ब्राइट होता है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर 1 और 3 की बात की जाए तो दरमियान में पाथ डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि ये पाथ डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो ये पाथ डिफरेंस एक्चुअली हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। अगर पाथ डिफरेंस इफ पाथ डिफरेंस कि अगर आपका जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आ रहा हो कंप्लीट लैम्डा के 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसको मैं लिख सकता हूं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, इसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास आ जाता है दूसरा, एम की वैल्यू वैसी 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2। अगर पाथ डिफरेंस ये नहीं बल्कि ऑड आ रहा होता है, ये चीज याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा मैक्सिमा इज प्रोड्यूस। और यहां पे इसके ब्राइट होने का मतलब ये नहीं कि काला सा नजर आ रहा होता है, बोले ऐसा नहीं होता मेरा बेटा। कंस्ट्रक्ट ब्राइट का मतलब ब्राइट ही होता है, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। उसके बाद मेरा बेटा कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस इफ पाथ डिफरेंस जिसे हम डेल्टा एस कहते हैं या डी साइन थीटा कहते हैं, अगर देखा जाए तो क्या होता है एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, और एन की वैल्यू आपके पास 0 1 2 3 4 5 होती है अप टू सो ऑन। तो अब आपके पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा, मिनिमा जब प्रोड्यूस होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा है, तो ये मेरा बेटा आपके पास बनेगा λ/2 3λ/2 5λ/2 7λ/2 8λ/2 अप टू सो ऑन। सो ये बात मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो चीज होगी वो मिनिमा होगी। मिनिमा इज प्रोड्यूस्ड। और सेंटर ऑफ वाईडीएसएस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंटर जो कि ब्राइट है उसका ऑर्डर हमेशा m इज इक्वल टू 0 होता है, और इसे 0 ऑर्डर मैक्सिमा कहते हैं क्योंकि वो ब्राइट होता है। मैं अगेन ये चीज पॉइंट क्लियर कर दूं मेरा बेटा कि इन वाईडीएसई इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है क्या मेरा बेटा, आपके पास सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट या सेंटर इज ऑलवेज मैक्सिमा, center is always maxima is known as zeroth of order, इसको हम जीरोथ ऑफ ऑर्डर का नाम भी देते हैं।
अगर आपके पास पी पॉइंट कोई भी फर्स्ट लेते हैं, टेक प्लेस देन फ्रॉम एम इज इक्वल टू 0 देन बट कॉल्ड एज फर्स्ट। आप ये चीज याद रखना कि यंग्स डबल स्लिट में सेंटर में 0 होता है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है और नीचे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन इज द फर्स्ट ऑर्डर, तो आप 0 को ही, 0 जो आपके पास ऑर्डर है, 0th ऑर्डर, इसको ही हम फर्स्ट ऑर्डर मानते हैं और यहां पे 0 ऑर्डर मिनिमा होगा। खैर अब मेरा बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट और दूसरे स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं कि आपके पास डेल्टा वाई okay, the distance between two consecutive maxima or minima is called finger spacing and is in the case of two consecutive maxima or minima finger spacing delta y की बात करने लगा हूं। इसको अगर आपने नोट करना है तो कर सकते हैं। डेल्टा वाई आप लोगों ने देखा होगा मेरा बेटा फॉर्मूला में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डेल्टा एल ओवर डी के इक्वल होता है। तो यहीं से हम अपने फॉर्मूले निकाल लेते होते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डी। अब अगर डेल्टा वाई की बात की जाए, सो डेल्टा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है मेरा बेटा, लैम्डा एल ओवर डी। सो डेल्टा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ रहा है। तो आप लोग वो फॉर्मूला याद रखो विजिबल लाइट का, रोए की बीवी वाला। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और इससे वेवलेंथ सबसे कम है। तो यहाँ पे हम वॉलेट इंडिको ब्लू और रेड को ही देखते होते हैं। इट मीन्स कि रेड की वेवलेंथ जितनी ज्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू भी क्या होगी मेरा बेटा, ज्यादा होगी। तो ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा वाई की रेड के लिए है और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो ब्लू के लिए, क्योंकि जो हमारा वास्ता होता है वो रेड और ब्लू से ज्यादा पड़ता है। अगर जाए तो मेरे लिए भी लेके आइएगा। उसके बाद मेरा बेटा अगर वेवलेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है तो इट मींस फ्रीक्वेंसी के साथ इसका कौन सा रिलेशन होगा मेरा बेटा, इनवर्स। सो डेल्टा वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइट। तो ये रिलेशन भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसके बाद दो स्क्रीन्स के दरमियान, ये स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है और एल इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज कॉल्ड द एल। इट मीन्स के इनके दरमियान स्पेस बढ़ाने से स्पेस विड्थ तो बढ़ ही रही है। उसके बाद मेरा बेटा जो स्लिट की सेपरेशंस हैं इसके साथ ये इनवर्स रिलेशन में आ रही है। डेल्टा वाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये जो डी है, ये कम कर देंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। This means smaller the slit separation, greater will the fringe width. अब मेरा बेटा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और आप लोगों को उसके बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि वो बात हम काफी दफा कर चुके हैं कि अगर मैं हमेशा ये बात करता हूं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम, प्रीवियसली चैप्टर में भी पढ़ा था, जब कोई लाइट रे कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। जब उसकी स्पीड में चेंज आता है तो वहां रिफ्रैक्शन होती है, वहां पे मेरा बेटा क्या होती है, रिफ्रैक्शन। तो यहां पे वही क्वेश्चन, वही पॉइंट, इफ द यंग डबल स्लिट इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर इनटू वाटर, द हाउ विल अफेक्ट द फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। जब हम स्पीड को कांस्टेंट मानते हैं तो ये चीज नजर आती है कि जब आपके पास वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी।
तो बाद आपके पास क्या होगा मेरा बेटा, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ भी कम होगी तो हमसे यहां पे पूछेगी है स्पेसिंग। स्पेसिंग को डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं। तो यहां पर मेरा बेटा देखिए कि आपके पास अगर वेवलेंथ स्पीड के कम होने से, फ्रीक्वेंसी को यहां पे हमने मेरा बेटा अगर सेम रखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को अगर सेम रखते हैं तो वेलोसिटी के कम होने से आपके पास क्या चीज कम हो रही है, वेवलेंथ भी कम हो रही है। सो ये बात क्या यहां पे एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी, क्या आंसर आएगा आप लोगों ने मुझे बताना है, साथ में इसका हिंट भी लिख देता हूं। बोला इसलिए शायद आप लोगों को पता ना चले। इफ वाइडिस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ YDSE, Young's double slit experiment, is shifted from air into water, is shifted from air to water, हवा से पानी की तरफ, then how will affect the fringe spacing, then how will, तो आप लोगों ने इस रिलेशनशिप भी बताना, how will affect the fringe स्पेसिंग। आप देखो मेरा, एयर से जब भी आप जाओगे किसी दूसरे मीडियम में तो स्पीड हमेशा डिक्रीज होगी। जब आपके पास स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ को तो हमने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट। तो यहां से ये चीज नजर आ रही है आपके पास कि जब स्पीड कम होगी एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाते हुए, स्पीड हमेशा क्या होगी, कम। जब स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी मेरा बेटा, कम हो जाएगी। जब स्पीड भी कम होगी, वेवलेंथ भी कम होगी, तो फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू भी क्या आएगी मेरा बेटा आपके पास, कम आएगी। तो इट मीन्स के यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इसका जो आंसर बनता है वो डिक्रीजेस बनता है, फ्रिंज स्पेसिंग भी कम होती जाएगी क्योंकि इसका जो वेवलेंथ के साथ रिलेशनशिप है वो मेरा बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। तो यहां पे हमने ये देखा, अगर हम स्पीड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानते हैं और आपके पास जब भी कोई चीज एयर से किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड कम होती है। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो आपके पास वेवलेंथ भी कम होगी, और अगर आपके पास वेवलेंथ भी कम आ रही है इट मीन्स जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, अगेन इससे भी मजेदार क्वेश्चन कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को शिफ्ट किया जाए इज शिफ्टेड फ्रॉम, अगर उसको शिफ्ट किया जाता है कहां से मेरा बेटा आपके पास, एयर इनटू वैक्यूम। और वैक्यूम में तो आपको पता है कि इस सब की स्पीड बिल्कुल सेम होती है, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। एयर के अंदर हम फिर भी अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लेते हैं, लेकिन अगर बात की जाए वैक्यूम की तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही होती है। सो फ्रिंज स्पेसिंग कैसे अफेक्ट होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ए बी। तो मेरा बेटा एक चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर कर दी कि मैंने कि वैक्यूम के अंदर स्पीड एग्जैक्टली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि एयर के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है। इसका मतलब ज्यादा वैल्यू किसके अंदर होती है मेरा बेटा, वैक्यूम के अंदर। जब वैक्यूम के अंदर v की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी। जब वेवलेंथ की वैल्यू आएगी तो स्पेसिंग में क्या आएगा बेटा, इंक्रीज आएगा। स्पेसिंग भी क्या कर जाएगी मेरा बेटा, बढ़ जाएगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इंक्रीजेस। ओके, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके पास कोई स्क्रीन है जिसके ऊपर 10 फ्रिंजेस हैं।
फ्रिंज कब बनती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। तो मेरा बेटा 10 ऊपर आ रही है, तो आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस स्क्रीन के ऊपर कितनी होंगी? मेरा बेटा मैंने कहा था 0 सेंटर में होगा, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे नेगेटिव, नीचे भी 10, 10 जमा 10 कितना हो गया मेरा बेटा? 20, और एक सेंटर वाली जिसको हम जीरो ऑर्डर मान रहे हैं एक ये, तो टोटल बन गया आपके पास मेरा बेटा 21 फ्रिंजेस। ये चीज याद रखना, टोटल नंबर above the zero order is equal to the total number of fringes below the zeroth order. उसके बाद मेरा बेटा हमारा कुछ लास्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, इसको अगर आप लोगों ने नोट वगैरह करना है तो कर सकते हैं। Okay, interference of thin film. आप बर्तन धोते हुए कभी या बर्तनों में जब पानी बह रहा हो वॉशरूम के अंदर या जब किचन के अंदर, तो आप देखते हो कि पानी के ऊपर एक ऑयल की लेयर होती है, इसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा, उस लेयर को, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को थिन फिल्म का नाम दिया जाता है। उसकी हमने लोगों ने स्टडी करी, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म। ये वाटर है, वाटर के ऊपर जो ऑयल की एक छोटी सी लेयर, उसको हम नाम देते हैं, ये है जी ऑयल फिल्म। ये आपके पास है जी वाटर। इस ट्रांसपेरेंट लेयर को नाम दिया जाता है मेरा बेटा फिल्म का। तो एक्चुअली होता है कि यहाँ से कि यहाँ पे पार्शली लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है और पार्शली आपके पास यहाँ पे रिफ्रैक्ट होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आता है उसके लिहाज से देखते हैं। सो आपको यहाँ पे इंसानी आंख से देखने से कुछ कलर्स नजर आते हैं, एंड दीज बीम्स विल डू इंटरफेयर शो ईच कलर्स, कि ये दोनों बीम्स जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो क्या शो करती हैं? दीज टू बीम्स जब इंटरफेरेंस करती हैं शोज द कलर। सो बबल के ऊपर जो आपको पैटर्न नजर आ रहा होता है, कलरफुल नजर आ रहे होते हैं, या पीकॉक फेदर, मोर के परों के ऊपर जो आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं, उन दोनों की रीजन भी आपके पास क्या मेरा बेटा? इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस है। पानी की सरफेस के ऊपर जो ऑयल की लेयर नजर आ रही है उसकी जो रीजन है वो भी आपके पास मेरा बेटा क्या है? इंटरफेरेंस है। अब इंटरफेरेंस जो आपके पास है, ये जो थिन कहा गया है, ये थिन फिल्म किन चीजों पे डिपेंड करती है? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स डिपेंड सबसे पहली बात तो ये मेरा बेटा, थिकनेस ऑफ फिल्म, नेचर ऑफ फिल्म, और आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन तीन चीजों पे आपकी जो थिन फिल्म है
वो डिपेंड करती है इंटरफेरेंस उसकी। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि अगर आप एक लेंस को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखो, जिस तरह खरबूजे को काट के रखा जाता है, तो आपके पास इस तरह की कोई शेप होती है उसकी। ठीक है भैया। अब हम लोगों ने नीचे एक स्लैब रख दी, ये इसका पॉइंट ऑफ कंटेंट है। अब यहां पे जो फिल्म बन रही है या स्पेस बन रही है, ये आपके पास थिन फिल्म है जिसकी जो विड्थ है वो कम या थिकनेस है वो कम या ज्यादा हो रही है। मेरा बेटा यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपके पास इसे कहते हैं मेरा बेटा न्यूटन्स रिंग्स का। ये जो पॉइंट ऑफ कंटेंट है ये आपको एक दफा डार्क नजर आएगा और एक दफा आपको ब्राइट नजर आएगा। जब आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपकी यहां पे होगी बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद जब आप देखोगे कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, किसी किस्म का कोई फेस डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये जब हमने कहा था जब फेस डिफरेंस नहीं आए तो आपके पास ब्राइट बनता है, और जब फेस डिफरेंस आ जाए तो फिर आपके पास क्या बनेगा मेरा बेटा, डार्क आएगा। जरा ध्यान से देखते हैं इसको। अब मेरा बेटा इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, वेन एवर सीन फ्रॉम अबव, दो केसेस हैं। हम इसमें तो इंटरफेरेंस ही पढ़ रहे हैं ना, कि यहां पे जो इंटरफेरेंस होती है, सेंट्रल पॉइंट को देखना चाह रहा हूं। इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं कि ये आपके पास एक्चुअली सर्व करता है एज ए डेंसर बाउंड्री, सर्व एज ए डेंसर बाउंड्री। आप लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर में पढ़ा था कि जब डेंसर बाउंड्री के तौर पर कुछ कुछ चीज एक्ट करती है तो वो वेव की क्रस्ट को ट्रफ में, ट्रफ को क्रस्ट में बदल देती है। सबसे पहले बात की लिखता हूं, वेन एवर वी सीन फ्रॉम द अबव, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में आती है, लाइट रिफ्लेक्टेड बैक, ऊपर से यहां से नीचे की तरफ देखा जाएगा। तो मेरे भाई आपका जो सेंटर है, फिर रिफ्लेक्शन से सेंटर हमेशा आपको क्या नजर आएगा बेटा, सेंटर इज डार्क। सेंटर क्या नजर आएगा मेरा बेटा, आपके पास डार्क नजर आएगा। जब हार्ड बाउंड्री के तौर पे काम कर रही है तो जहरी सी बात है क्रस्ट को ट्रफ में बदलेगी, तो फेस डिफरेंस तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 180 डिग्री, और पाथ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह बेटा यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव होती तो ब्राइट बनता, लेकिन यहां पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है आपके पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये बनती है कि वेन एवर सीन फ्रॉम बॉटम, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको देख रहे होते हैं तो लाइट ट्रांसमिट होती है। वेन एवर सीन फ्रॉम बॉटम, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा तो सेंटर आपको ब्राइट नजर आएगा, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी मेरा बेटा, 0। फेस डिफरेंस भी नहीं होगा, वो भी क्या आ जाएगा 0। और यहां पे जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। उसके बाद मेरा बेटा माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आप डिस्टेंस मूव्ड बाय द मूवेबल मिरर एल कैलकुलेट करते हो। इसमें अंदर जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी बात करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको अगर आप लोगों ने नोट वगैरह या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। तो अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात करते हैं।
माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, L इज इक्वल टू एम लेमडा बाय 2। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वही ध्यान से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेमडा बाय 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, एम लेमडा के इक्वल लिख सकते हैं इसको। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, एल आपके पास डिस्टेंस बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द मिरर, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, उसके बाद एम नंबर ऑफ fringes shifted are observed, number of fringes observed are shifted भी कह सकते हैं। उसके अलावा मेरा बेटा सबसे पहले अब मैं बात करता हूं लीस्ट काउंट या लीस्ट काउंट ऑफ इंटरफेरोमीटर या माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। सबसे कम रीडिंग जो ली जा सकती है कितनी है, वो आपके पास बेटा है लेमडा बाय 4, और साथ ही लिखा गया है इफ लेमडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा मेरा बेटा 100 नैनोमीटर। सो क्वेश्चन ये पूछता हूं, आसान से, इफ इन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर डिस्टेंस बाय द मूवेबल मिरर इज लैम्डा बाय 2, इफ इन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर आज तो मेरे ख्याल में आपको स्पीड का भी कोई इशू नहीं होगा, बड़े आराम से चल रहा हूं। डिस्टेंस मूव्ड बाय द मूवेबल मिरर, distance moved by the movable mirror is lambda by 2, distance moved by the movable mirror को L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना किया गया है L by 2। then how many fringes will be shifted, हमें जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो m है, देन हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी शिफ्टेड। क्वेश्चन ये था कि अगर l की वैल्यू आपके पास लैम्डा बाय 2 हो तो m की वैल्यू क्या आएगी। तो फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे से मेरा बेटा पता है, फॉर्मूला आपका क्या है, अगर आपने L की वैल्यू कैलकुलेट करनी m लैम्डा बाय 2, L की वैल्यू कितनी भाई लैम्डा बाय 2, L की जगह पे लैम्डा बाय 2 पुट करते हैं, सबसे पहले हमें एक्चुअली m निकालना है तो लिख लेते हैं 2L ओवर लैम्डा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2L ओवर लैम्डा। अब L की वैल्यू पुट करें कितनी है भाई लैम्डा बाय 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, 2 के साथ कैंसिल, लैम्डा के साथ कैंसिल, तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई मेरा बेटा 1 आ गई। m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है मेरा बेटा वो बड़ा आसान सा है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इसको ज़रा अंदर से कर लीजिएगा कि L किसे कहते हैं, M किसे कहते हैं, लैम्डा बाय 2 किसे कहते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ गिवन थी जिसे हमने कहा था कि अगर डिस्टेंस मूव्ड बाय द मूवेबल मिरर L गिवन है लैम्डा बाय 2, उन्होंने बोला नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, उसको M से रिप्रेजेंट करते ही कैलकुलेट करके दें, तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं, मैं साइड पे इसलिए हो गया था, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेरा बेटा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की।
Bending of light around the sharp edges of the obstacles is called diffraction of light. Bending and spreading of the light को कहते हैं ना, bending of light through corners or the sharp through corners of the obstacles is called diffraction of light मेरा बेटा. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले आपको एग्जांपल दे दें. एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई स्क्रीन नज़र आपको आ रही है या बुक है, तो आप देखते हो कि यहाँ से लाइट इस तरह जाती हुई, तो यहाँ पे आपको एक स्पॉट नज़र आएगा जो कि डार्क स्पॉट होगा शेडो से. तो लाइट का इसकी एजेस से फैलना इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. अब मेरा बेटा इसको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले डिफ्रैक्शन थ्रू स्लिट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, और उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ द एक्सरेज बाय क्रिस्टल. तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन थ्रू स्लिट की बात करें. स्लिट की बात करेंगे तो स्लिट में वी स्टडी मिनिमा, मिनिमा का मतलब वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. और अगर आपके पास पावर डिफरेंस आ जाता है, क्या आएगा मेरा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा. एम की वैल्यू आप लेते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सोन +-1 +-2 या +-3. उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करें. ग्रेटिंग में क्या होता था भाई, एक आपने स्लाइड ली, उसके ऊपर जो आप लाइंस लगा रहे हो, इसे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं. और ये लाइंस लगाने से हर एक स्लिट का बिहेवियर परफॉर्म कर रही है. सो 4 to 5,000 लाइंस पर सेंटीमीटर हम लगाते हैं ग्रेटिंग में. अंदर 400 से 5,000 लाइंस पर सेंटीमीटर लगाई डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर. अब मेरा बेटा आपके पास यहां पे जो पावर डिफरेंस आता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहां पे जो एन है या डी आपके पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा आ चुका है. यहां पे जो डी लिया जाता है वो 1 ओवर कैपिटल एन है आपके पास, 1 ओवर कैपिटल एन. और अगर इसके ऊपर जाके देखा जाए तो ये मीटर इनवर्स, मतलब इसका यूनिट बनता है नंबर ऑफ रोलिंग्स पर मीटर. आप इसे लिख सकते हैं 1 ओवर मीटर लिखे तो नंबर ऑफ रोलिंग्स पर मीटर की बात करें. उसके बाद मेरा बेटा एक्सरेज बाय क्रिस्टल में ब्रैग्स लॉ का यूज किया, और उसके बाद हमने ये चीज किया कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट है. और इसी के साथ एक्सरेज क्रिस्टल वाला भी हो गया आपके पास. वहाँ पे ब्रैग्स लॉ ने एक इसका पॉइंट ब्रैग्स लॉ याद रखना आप लोगों ने. सेकेंडली उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस आता है आपके पास 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा आता है. सबका अलग अलग आ रहा था 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. और यहाँ पे जो चीज़ का अप्लाई करे वो प्रूव किया गया कि इस एक्सरेज बाय क्रिस्टल में कि एक्सरेज है वेरी शॉर्टर वेवलेंथ और स्मॉलर वेवलेंथ. प्रूव्स दैट एक्सरेज हैव वेरी स्मॉल वेवलेंथ. उसके बाद मेरा बेटा मेरा जो लास्ट टॉपिक है वो पोलराइजेशन से रेलिवेंट है. अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स को
कन्वर्ज करके सिंगल कर देते हो, तो सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर देते हो, उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। इसे हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? सिंगल प्लेन में, या मतलब इस प्लेन में मूव करती हुई लाइट या इस प्लेन में मूव करती हुई लाइट आपके पास अनपोलराइज्ड है, लेकिन अगर आप कोई तरीका कार इस्तेमाल करके उसको सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो मैं इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की जो सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ बोथ process of confinement of both electric E and B vectors of electromagnetic waves आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर दे टू अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड, हम पोलराइड मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं पोलराइजेशन के लिए। अब मेरा बेटा जैसे कि आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें दोनों प्लेन्स हैं, जैसे कि ये है, अगर इसके सामने एक वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड रखा जाए, जैसे कि एक पोलराइड मटेरियल है जो पोलराइज करेगा, तो इसमें से भाई जो हॉरिजॉन्टल है वो तो ब्लॉक हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन आगे सामने निकलेगा। तो आप कहेंगे आपने लाइट को पोलराइज कर दिया, सिंगल प्लेन में कर दिया, वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से दोनों में से किसी एक प्लेन में लाइट को कन्वर्ट कर देना, डेट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसी तरह हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 90, 182, 70, 360, पूरे साइकिल में इस पोलराइड को एक प्लेन वेव फ्रंट या एक लाइट के सामने से रखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, क्या होता है? जैसे कि फर्ज करें ये चीज़ आ गई, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रहे हैं, एंगल आपके पास 0 है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप लाइट बिल्कुल पोलराइज होकर आगे की तरफ आ जाएगी, इंटेंसिटी आपके सामने आ जाएगी आई, आर इज इक्वल टू आई आ जाएगा। फिर अगर 90 डिग्री की बात करें कि आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, इसको इसके 90 पे लेके आए, जब आप 90 पे लेके आते हैं तो कुछ लाइट री एक्साइटेशन, दोबारा फिर एक्साइटेशन होती है, इसी तरह फिर आप 180 पे लेके आए, 270 पे लेके आए, 370 पे लेके आए, तो मेरा बेटा आपके पास जहाँ पे लाइट ब्लॉक नहीं होगी वहाँ पे आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कंप्लीट रोटेशन में 2 एक्साइटेशंस होती हैं और 2 ही डी एक्साइटेशंस होती हैं, कि जब वो बिल्कुल पैरेलल में आ जाएं तो आपके पास वहां पे पोलराइज होती है, जब पैरेलल नहीं होता तो डी एक्साइटेशन होती है, उसमें से पास ही वो नहीं होती। तो अब यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जितनी जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर दी कि यार ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे चैप्टर नंबर 9 के। अब हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 अगर आपको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का याद हो 10th क्लास का, तो उससे रेलिवेंट बहुत सी चीज़ें हैं, तकरीबन वही कॉन्सेप्ट हैं सारे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, लेंस का चैप्टर है, और जब भी लेंस के चैप्टर की बात की जाती है तो कन्वेक्स लेंस को कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। 11 चैप्टर इससे पहले मेरा बेटा आप लोगों को पता है कि हम लोग कर चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट जो चैप्टर है इस बुक का वो स्टार्ट होने वाला है। सो द नियर एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ अ हेल्थी ह्यूमन आई, कोई भी लीस्ट डिस्टेंस से मैं बात का आगाज करने लगा हूं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई।
एक सेहतमंद इंसान की आंख का कम से कम कितना डिस्टेंस होता है जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखता है? तो मेरी जान, आप लोगों ने याद रखना है कि डी की वैल्यू आएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। ये पॉइंट्स मैं अब लिखता जाऊंगा, क्योंकि अगर एमसीक्यूज को पूरा पूरा क्वेश्चन करने के बाद बताऊं तो शायद आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। और उसके बाद विद एज द नियर पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं लिखने लगा हूं, विद एज, एज के बढ़ने के साथ साथ द नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जब वो एज बढ़ती जाती है तो चीजों को इस तरह देखना शुरू कर देते हैं, ऐसे दूर से। इट मींस क्या हुआ कि आपके पास विद द एज नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस। लोग ये समझते हैं कि शायद वो और ज्यादा ऐसे चीजों को देखना शुरू करते हैं, नहीं, डिक्रीज नहीं करते, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। इसकी रीजन अब जाहिर सी बात है होनी, क्योंकि आपके पास विद द एज आई बॉल जो हमारा होता है वो हार्ड होता जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई बॉल ऑफ द ह्यूमन आई बिकम्स हार्ड, सो डी ग्रेटर देन विल बी 25 सेंटीमीटर। आई बॉल बिकम हार्ड, तो ये बात कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन होगी। उसके बाद मेरा बेटा द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट तो आपके पास 25 सेंटीमीटर है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज, तो भैया वो मैं लिख देता हूं इन्फिनिटी। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार अगर हम इन्फिनिट पॉइंट तक देख सकते हैं तो हमें फिर प्लैनेट्स नजर क्यों नहीं आते? आधा घंटा और अभी चलेंगे। हमें दूर पॉइंट तक वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली नजर क्यों नहीं आते? उसकी क्या रीजन है मेरा बेटा? उसकी रीजन ये है भाई, आपने टेलीस्कोप देखा होगा। टेलीस्कोप का हम ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा बड़ा कर देते हैं कि डायामीटर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, चीजों को दूर से अब हमने देखना है। अब मेरा बेटा हमारी चीजें दूर से आ रही हैं ऐसे, ये ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई तक कुछ आंख में कुछ रेज, हमारी आंख में कोई रे एंटर होगी, रिफ्लेक्शन से रेटिना पे इमेज बनेगा तो ही हम चीजों को देख सकेंगे। तो यहां से रेज दूर डिस्टेंस से ये आ रही है, जब दूर डिस्टेंस से ये रेज आ रही होंगी, कुछ रेज आंखों में एंटर होती, कुछ रेज एंटर नहीं होती, तो इसलिए हमें वो जो ऑब्जेक्ट है हम ये कहते हैं कि वो उसका इमेज हमारी आंख में नहीं बन रहा होता। बट इट डजंट मीन कि हमारा जो 4 पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे नहीं होता। हमारा जो 4 पॉइंट है मेरा बेटा वो इन्फिनिटी पे ही होता है। सो वी कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट इफ द लाइट स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट एंड कम्स टू अस। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कब देखते हैं? जब उसमें से लाइट स्ट्राइक करने के बाद हमारी आंखों तक आती है, देन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखते हैं। सो रेटिना भी उसका इमेज बनता है। एज ऑब्जेक्ट एन इंफिनिटी हैज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, सो द रेज बिकम्स पैरेलल, क्योंकि ये सारी रेज पैरेलल होती हैं। और उसके बाद जब आप लोगों ने टेलीस्कोप में मैंने देखना, तो टेलीस्कोप में हम यूज करेंगे एक बड़े से कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस का, जो रेज को कन्वर्ज करके छोटा छोटा डिस्टेंस पे एक इमेज बनाता जाएगा। वो सारी इमेज कन्वर्ट होकर हमारी आंख के अंदर एक छोटा सा वर्चुअल इमेज किसी दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का बना देंगे, जिसे हम टेलीस्कोप का नाम भी देते हैं। उसके बाद मेरा बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, बड़े अच्छे से बात है। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है? चीज को बड़ा दिखाना। कौन सा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है उसको मैग्नीफाइंग पावर का नाम देते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर लेते हुए हम एक्चुअली कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इसको मैं जरा रेस कर देता हूं, अगर आप लोगों का हो गया तो। मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। मैग्नीफाइंग का मतलब, यार ये चीज हमेशा याद रखना, हमें ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा नजर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। मैग्निफिकेशन है ये मेरा बेटा। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट क्या है, उसका कंपैरिजन जब ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ किया जाता है तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आती है। एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी।
क्यू क्या हो गया मेरा बेटा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर आर द लेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। उसके बाद अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां पे बीटा ओवर अल्फा भी आएगा, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसका जो यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये मैग्निफिकेशन आपके पास यूनिट लेस है। अब मेरे बेटा सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला ये हो गया आपके पास। सेकेंडली डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज from lens divided by distance of object from lens मैं यहां पे कोई कन्वेक्स लेंस बना देता हूं, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, जिससे हमें हमारी आंख के अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से, जो कुदरत की तरफ से लेंस है, वो भी कन्वेक्स लेंस है। अब भैया यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब भी इमेज बनेगा, रियल इमेज तब होगा जब दूसरी साइड ऑफ द लेंस पे जाके बनेगा। जैसे फर्स्ट रे जो यहां से निकलती है, इसका हमेशा याद रखिएगा, तीन प्रिंसिपल ही होता है। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद यहां से फोकस में से गुजरती है। सेकेंड रे की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, लेंस के सेंटर को, सेंटर में से गुजरेगी बिल्कुल विदाउट एनी डेविएशन आगे की तरफ जाएगी। तो जहां पे जाके ये दोनों रेज मिल रही होंगी, वहां पे आपके पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक के इमेज तक के डिस्टेंस को Q, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को P कहते हैं, और F तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मिरर और लेंस में द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला और द लेंस फार्मूला भी। इसके बाद फिर हम इसकी साइन कन्वेंशंस देखते हैं। रियल के लिए पॉजिटिव लेते हैं, जबकि वर्चुअल के लिए इसकी वैल्यूज हमेशा नेगेटिव ली जाती हैं। इसी तरह मेरा बेटा जब आप एंगल्स के लिहाज से मैग्निफिकेशन की बात करो, तो मैं यहां पे लिखता हूं, जो मैंने ये लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। बीटा वो कौन सा, बीटा एक एंगल है और अल्फा भी एक एंगल है। कौन सा एंगल, एंगल मेड बाय द एडेड आई। मतलब जब आपने अपनी आंख के आगे कोई लेंस, कोई ग्लास का इस्तेमाल कर लिया, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर लिया, कोई ग्लासेस इस्तेमाल कर ली, उस वक्त जो आपका एंगल बन रहा होगा उसको हम बीटा कहेंगे, एंगल मेड बाय द एडेड आई। ये कुछ मजेदार चैप्टर है यार। एंगल मेड बाय द एडेड आई डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द नेकेड आई। एंगल मेड बाय द नेकेड आई। अब मेरे बच्चे यहां पे ऊपर वाली वैल्यूज देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। एंगल एडेड आएगा, जहां पे आपने लेंस वगैरह का इस्तेमाल किया वो ज्यादा होगा, तो तभी मैग्निफिकेशन मेरा बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ये पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर की, दो चीजों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना। आप कहते हो यार इस मोबाइल की, इस कैमरा की रेजोल्यूशन पावर है वो बड़ी ज्यादा है, दो चीजों के दरमियान आप डिस्टिंग्विश कर सको कि यार इनके दरमियान अगर डिस्टेंस है, आप कहते हैं पिक्सल से मिलकर चीजें, छोटे छोटे डॉट से मिलकर पिक्चर बनती है, तो जब आप पिक्चर को दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सको डिस्टेंस, उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द आर क्लियर द माइनर डिटेल, मतलब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के कितना क्लोजली प्लेस्ड पड़े हुए हैं, उसको हम रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। अब रिजॉल्विंग पावर हमारे पास मेरा बेटा, अब दो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मिनिमम एंगल होता है उसे अल्फा मिनिमम कहते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम एंगल होता है उसको हम अल्फा मिनिमम कहते हैं। और रिजॉल्विंग पावर इक्वल होती है 1 ओवर अल्फा मिनिमम। रिजॉल्विंग पावर किसके इक्वल होती है मेरा बेटा, R 1 ओवर अल्फा मिनिमम की इक्वल होती है। और अल्फा मिनिमम हमारे पास इक्वल होता है मेरा बेटा 1.22 लैम्डा ओवर डी। लैम्डा आपके पास वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, जरी सी बात लाइट होगी तो तभी आप चीजों को देख सकते हो। उसके बाद मेरा बेटा
हम जो मजेदार और असल बात जो करने लगेंगे, जहरी सी बात है, अगर हम बात करें लाइट की लेंसेज की, तो सबसे पहले हमें कन्वेक्स लेंस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। इससे पहले आप लोग ये चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से करवा देता हूँ, आपको कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। मेरा बेटा, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई थी कि जब आप लोगों के पास जरूरी नहीं कि कन्वेक्स लेंस से इमेज हमेशा छोटा है, जरूरी नहीं कि कन्वेक्स लेंस से बनने वाला इमेज हमेशा बड़ा हो, जरूरी नहीं कि कन्वेक्स लेंस से इमेज हमेशा बने, हर तरह की पॉसिबिलिटीज इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आप ये बात करते हो कि ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है कि कहां पे रखा हुआ। ये आपके पास फोकल पॉइंट एफ है, यहां से ये एफ है, ये आपके पास 2f है। मैं इसको समराइज करूंगा एक ही डायग्राम के अंदर। सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अगर मैं इसको रखता हूं बियॉन्ड द 2f, अगर मेरा जो डिस्टेंस p है वो ग्रेटर देन 2f है, मतलब बियॉन्ड द 2f आ रहा है, तो याद रखिएगा इमेज हमेशा बनेगा f और 2f के दरमियान और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट था, यहां से जो इमेज बनेगा यहां पे वो f और 2f के दरमियान तो बनेगा, लेकिन साथ साथ वो स्मॉलर देन दी टू, हमारे एग्जैक्टली वो नहीं बन रहा, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि यहां पे जब मैं रखूंगा p इज इक्वल टू 2f, इमेज की जो लोकेशन आएगी वो बिटवीन f एंड 2f आएगी और वो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, रियल होगा, नेचर उसकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगा। और डिमिनिश्ड का मतलब ये है कि जब उसके वैल्यू ये जो छोटा आएगा तो डीमैग्नीफाइड हो रहा है, तो मैं इसको डिमिनिश्ड का नाम भी देता हूं। उसके अलावा मेरा बेटा मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पे जो मैग्निफिकेशन आएगी वो लेस देन 1 आएगी, क्योंकि यहां पे Q की जो वैल्यू है वो कम आएगी, जबकि P की वैल्यू यहां पे क्या होगी मेरा बेटा, ज्यादा। हम ये लोग पढ़ चुके हैं ना, M इज इक्वल टू Q ओवर P, या फिर हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर बीटा ओवर अल्फा, ये मैग्निफिकेशन के लिए पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड केस की अगर मैं मेरा बेटा बात करूं कि अगर अब मैं आ जाता हूं यहां से 2f से हमने शुरू करना है और इस तरफ चलना है 2f पे आगे, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होता है ना मेरा बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस p और q, m इज इक्वल टू p ओवर q, इन दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम होती हैं, तो मैग्निफिकेशन 1 आती। इट मींस कि ये बात आप कर सकते हो कि जब सेकंड केस में p की वैल्यू आपने रखी 2f, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा 2f पे, तो इमेज मतलब q भी 2f पे ही बनता है, और मैग्निफिकेशन फिर मेरा बेटा आपके पास क्या आती है, 1 आती है। और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो साइज है वो बिल्कुल सेम होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ हैव द सेम साइज, बोथ हैव द सेम साइज, ये बात मेरा बेटा दरमियान में दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद मेरा बेटा जब आप आएंगे अब f और 2f के दरमियान, जैसे कि फर्स्ट केस में हुआ था, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द 2f रखा था, इमेज बना f और 2f के दरमियान। अब अगर जब आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखोगे तो इमेज मेरा बेटा बनेगा बियॉन्ड द 2f, या फिर आप ये कह सकते हो कि अब आपके पास इमेज बनेगा बियॉन्ड द 2f लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और वो मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद मेरा बेटा हम आ जाते हैं f पे। जब आप f पे आएंगे तो याद रखिएगा जब आप एट f ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये वाहिद कंडीशन है जहां पे किसी किस्म का कोई इमेज नहीं बनता, नो इमेज इज फॉर्म्ड। हां, ये बात कही जाती है कि अगर ये इमेज बनता होगा तो इन्फिनिट पे बनता होगा, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी जब आप p की वैल्यू f के इक्वल रखते हैं। उसके बाद मेरा बेटा अगर आप इनसाइड द लेंस, इनसाइड द फोकल लेंथ, मतलब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो याद रखना जब भी कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के विद इन फोकल लेंथ रखा जाएगा तो यहां पे जो इमेज बनेगा मेरा बेटा वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगा। सिंपली ये बिहेव करेगा आपके पास जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जस्ट लाइक द सिंपल माइक्रोस्कोप ये आपके पास बिहेव करेगा। यहां पे जो आगे इसका कोई मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और ग्रेटर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, ह्यूमन आई होगी। यहां से आप ये चीज देखोगे, यहां भी इसका कोई इमेज बन रहा है,
इरेक्ट होगा, सीधा होगा, वर्चुअल होगा। जैसे कि इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देता हूं आप लोगों को कि यार इनसाइड द लेंस का मतलब क्या है। मैं घड़ी साज वाले के पास गया अपनी घड़ी ठीक करवाने के लिए, इसके अंदर सेल डालने। आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, ये मेरी आंख है, जैसे कि यहां भी ये आंख, यहां भी ये चीज को देखा जा रहा हो, ये आंख है। उसके बाद आंख के बाद मैंने लगाया एक लेंस, लेंस के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत करीब रखा, जैसे कि यहां पे रख दिया, लेंस के बहुत करीब रखा। तो आपको यह चीज पता है कि ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जब मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज यहां पे मतलब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, हालांकि ऑब्जेक्ट यहां पे है, लेकिन मैं जो चीज देख रहा होता हूं वो इसका इमेज होता है जो कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है और बिल्कुल सीधा होता है। जिसलिए घड़ी साज वॉच मेकर होता है बड़े अच्छे से इस घड़ी को ठीक कर लेता है। अदरवाइज इसके लिए क्या होता है मेरा बेटा, मुश्किल होता, क्योंकि वो किक्स को देख रहा होता है मेरा बेटा, वो इमेज को देख रहा होता है। इसमें जो खासा टाइम लगना था, इसलिए मैंने कोशिश की कि एक ही डायग्राम में सारे पॉइंट्स को समराइज कर दूं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो चीज है ना वो ये है मेरे भाई कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अगर आप रे डायग्राम देखोगे ना बेटा, तो वहां पे एक लेंस की बजाय कितने लेंस इस्तेमाल किए गए, 2 लेंस इस्तेमाल किए गए। एक को हम ऑब्जेक्टिव और एक को हम आईपीस का नाम देते हैं। ये हमारा आईपीस होता है और वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इससे बनने वाला जो इमेज होता है वो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। इससे पहले लेंस 1 से बनने वाला इमेज लेंस 2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एक ने जितना मैग्नीफाई किया, दूसरा लेंस एक और मैग्नीफाइड लेंस उसके सामने रख दिया, उसने उसका साइज और ज्यादा बढ़ा दिया। इट मींस कि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा मैग्निफिकेशन किसकी आएगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये चीज याद रखना, ये जितना पोर्शन है ना, ये एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें एडिशन हमने की एक और लेंस का इस्तेमाल करके। यहां पे ये विद इन फोकल लेंथ रखा गया है। इट मींस कि यहां पे आके इस ऑब्जेक्ट का एक लार्जर इमेज बनता है जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है। मतलब जो चीजें सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखी जाती, उनको देखने के लिए जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हो। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ऐसी कौन सी खासियत है भाई, उसकी खासियत यह कि उसमें एक और लेंस का इस्तेमाल है जो ऑब्जेक्ट के इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाइड कर देता है। इसी तरह टेलीस्कोप में मैंने जैसे कि शुरू में आप लोगों को ये चीज बता दी थी मेरे बेटे कि टेलीस्कोप में ये चीज याद रखना, टेलीस्कोप में जिसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि डिस्टेंस से आने वाली जो रेस है वो बड़े डिस्टेंस से आ रही, उन लोगों को 5 मिनट तक उन लोगों की रेस को कन्वर्ज करना होता है। जब कन्वर्ज करना होता है मेरा बेटा, तो यहां पे आप ह्यूमन आई से देख रहे होते हो, सारी रेस कन्वर्ज होती 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 आप तक पहुंचती हैं। लाइक डिस्टेंस से ज्यादा रेस आ रही होती है जिनको कन्वर्ज करना होता है। ये याद रखना, टेलीस्कोप आपकी आंख के करीब चीज होती है, वो हमेशा आप क्या देखते हो मेरा बेटा कि आई पीस जो आपका होता है वो छोटा होता है, लेकिन एंड पे इतने इतने बड़े लेंस लगे होते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा रेस को वो कन्वर्ज करे, क्योंकि आपकी आंख की रेस का साइज इतना है। डायामीटर ऑब्जेक्टिव लेंस का बढ़ाने से क्या होता है, हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेरा बेटा उसमें एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जो फॉर्मूला गिवन है मैग्निफिकेशन का, वो m इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। और L आपके पास आपको बड़े अच्छे से पता है कि F0 और FE दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाती है लेंथ। इन दोनों को आप जरा देख सकते थे, फॉर्मूलाज इसलिए लिख दिया मैंने यहां पे। अब इसके बाद बड़े छोटे से कि किसी भी अगर आंख किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखते हो, इंसान देखता है, तो भाई 2 चीजें होती। क्लियरली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपकी आंख से आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आ रहा, इट मींस देयर इज अ डिफेक्ट, जिसे डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। वो आपके पास 3 तरह के होते हैं, एक नियर साइडनेस है और एक आपके पास फॉर साइडनेस है। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइडनेस, मतलब आप फॉर साइडनेस भी कहते हैं। दूर से ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आते हैं जबकि करीब से ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आते। उसकी रीजन ये है कि आपका जो आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और जो रेज हैं वो रेटिना से कहीं बैक पे आके, ये आपकी आंख का रेटिना है, रेज कहीं यहां पे आके कन्वर्ज हो रही हैं। तो आप क्या करते हो, लॉन्ग साइडनेस या फोर साइडनेस में रीजन ये बताई है, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आते हैं, करीब के नजर नहीं आते, कि आपका जो
आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सुकड़ जाता है, तो आप क्या करते हो, जो रेज रेटिना से कहीं आगे चली गई हैं उनको कन्वर्ज करके रेटिना तक लाने के लिए यहां पे रेमेडी क्या इस्तेमाल करोगे, आप कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे ताकि सारी रेज कन्वर्ज हो जाए। जिसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया की जो रेमेडी है वो कन्वर्जिंग लेंस है। इसका उलट देख लूं कि आपके पास अगर फोर्स नियर साइडनेस की बात करूं कि नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आ रहे हैं जबकि दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आ रहे, तो आई बॉल का साइज चेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उस वक्त हम रेज को कन्वर्ज करते हैं, रेज आपके पास डाइवर्ज करते हैं, सॉरी, कि रेटिना से कहीं पहले इमेज बन जाता है, आंख के रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, तो उस रेज को रेटिना तक पहुंचाने के लिए, रेटिना तक रेज पहुंचेगी, इमेज क्लियर बनेगा, पहुंचाने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद मेरा बेटा एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, PRES बायोपिया। इसका मतलब यह है कि ना तो बंदे को ऑब्जेक्ट क्लियरली करीब से नजर नहीं सही आ रहे हैं और ना ही दूर से सही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब उसको नियर साइडनेस का भी इशू है, फोर साइडनेस का भी इशू है। तो हम दोनों का यूज करेंगे, द यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड द यूज ऑफ कनकेव लेंस। और पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट अगर करनी हो तो पावर ऑफ लेंस के लिए होता है इनवर्स फोकल लेंथ 1/f, और पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f है, और पावर लेंस के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो बेटा डायोप्टर होता है। इसके बाद फिर एक रिलेशनशिप जो रह गया है वो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फ्रीक्वेंसी और रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि लेंस जिस चीज का हिस्सा होता है उसे स्फीयर कहते हैं, और स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। फोकल रेडियस का अगर हाफ कर दिया जाए, ये चीजें आप लोगों ने वैसे पहले भी पढ़ी, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और स्पेक्ट्रोमीटर का हम यूज करते हैं मेरा बेटा टू स्टडी द स्पेक्ट्रा, और बस उसमें यही स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, और इसके अलावा मेरे ख्याल में इसमें ऐसे कुछ नहीं था। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं आप लोगों को मेरा बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर, जब भी एक लाइट रे एक रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता है। एयर से ये चीज गई ग्लास के अंदर, अब होता क्या है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को चेंज करते जाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर चेंज होता जाता है। एक टाइम पे आके फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे, रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस वक्त अगर आप अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद बढ़ाते जाएं, कि मतलब क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देंगे, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, पार नहीं करेगी, बल्कि द टोटल लाइट रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे ख्याल में आज के लिए मेरा बेटा इतना ही काफी है, और यही इंपॉर्टेंट था। और ऑप्टिकल फाइबर का भी इस्तेमाल करते हो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, उसमें मेजर लॉसेस जो आते हैं, आपके पास स्कैटरिंग जोड़ जो होते हैं ना तारों के, वहां पे स्कैटरिंग की वजह से इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस होते हैं। उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ सारी स्टोरी थी, और उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लाइट पाइप के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्टिकल का मतलब लाइट है, उस मतलब फाइबर में इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कि लाइट ट्रेवल कर रही होती है। तो मैंने कोशिश की थी कि आपके लिए ये हो, तो आपका जो काम है वो आप खत्म हो चुके हैं।